स्टूडेंट्स, बेसिक पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसमें अपन आज देखेंगे VSEPR थ्योरी। अपना टॉपिक है VSEPR थ्योरी। VSEPR देखो इसका फुल फॉर्म क्या होती है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, या हिंदी में अपन बोले संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। हिंदी में क्या होता है VSEPR थ्योरी का? संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो सबसे पहले तो अपन लोगों को ये पता होना चाहिए कि VSEPR थ्योरी किसने दी थी। तो ये थ्योरी दी थी गिलेस्पी एंड नाइटन, गिवन बाय गिलेस्पी एंड नाइटन। ओके, तो VSEPR थ्योरी है वो गिलेस्पी और नाइटन के द्वारा दी गई थी। देखो इन्होंने क्या बताया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, अबंधी युग्म, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, इन दोनों के नंबर पे डिपेंड करती है। कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है डिपेंड ऑन दी बोथ नंबर ऑफ लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो लॉन पेयर की नंबर और बॉन्ड पेयर, इन दोनों पर डिपेंड करती है। अब देखो इसके कुछ मेन पॉइंट हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि किसी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है वो केवल बॉन्ड पेयर से घिरा हुआ हो, यानी उसके पास केवल और केवल क्या हो? बंधी युग्म हो, ओनली बॉन्ड पेयर। किसी मॉलिक्यूल में जब सेंट्रल एटम अपने चारों केंद्रीय परमाणु बंधी युग्मों से घिरा हुआ हो तो उसकी जो शेप है वो रेगुलर होती है, या अपन ऐसे कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग नियमित होती है। जैसे अगर अपन बात करें कि बॉन्ड पेयर, इधर पे लिखें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और इधर आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ आ जाएगी शेप। ठीक है, बॉन्ड पेयर की नंबर कितनी हो? 2 हो। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp। और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप कैसी होती है? लीनियर। ओके, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो? 3 हो। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। और अपन ने इससे पहले के जो लेक्चर हुए थे उसमें देखा था जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप कैसी होती है? ट्राइएंगुलर प्लेनर। ओके, या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो? 4 हो। तो हाइब्रिडाइजेशन के साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने? 5। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d और शेप कैसी? ट्राइगोनल बाइपायरल। ओके, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने? 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, शेप कैसी हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग मेन पॉइंट क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, इन दोनों की नंबर पे डिपेंड करती है। इसमें अपन ने सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम केवल और केवल बॉन्ड पेयर से घिरा हुआ हो, यानी उसके पास कोई लॉन पेयर नहीं हो, लॉन पेयर एब्सेंट हो, तो उस कंडीशन में उस मॉलिक्यूल की जो शेप है वो कैसी होगी? रेगुलर होगी, ऐसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ही होगी। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर
2 हो हाइब्रिडाइजेशन ये, शेप लीनियर, 3 हो तो ये शेप, 4 हो तो ये, 5 हो तो ये, 6 हो तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। अब अपन सेकंड पॉइंट इसमें लेते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल और केवल बॉन्ड पेयर ही नहीं हो, उसमें साथ में क्या हो, लॉन पेयर हो, तो देखो उसकी शेप में कैसे फर्क आता है। सेकंड पॉइंट है कि किसी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम लॉन पेयर के साथ साथ किससे घिरा हुआ हो, नहीं सॉरी बॉन्ड पेयर के साथ साथ लॉन पेयर भी उस पे प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में उसकी शेप है वो रेगुलर नहीं होती है, कुछ विकृत हो जाती है, डिस्टोर्टेड हो जाती है। एक बार फिर से सुन लो। सेकंड पॉइंट है कि किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर बॉन्ड पेयर के साथ साथ क्या प्रेजेंट हो, लॉन पेयर प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में उसकी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो रेगुलर नहीं होगी, कुछ विकृत हो जाएगी और देखो अलग अपने को मिलेगी। देखो जैसे अपन बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल में, एक तो ले लें CH4 का, दूसरा ले लें अमोनिया का और तीसरा ले लें H2O का। ठीक है, देखो यहां पर क्या होगा, CH4 का जो मॉलिक्यूल है इसमें अपन यहां लिख लें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और यहां लिख लें नंबर ऑफ लॉन पेयर। ठीक है, और इधर आ जाएगा सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और ये आ जाएगी शेप। हाइब्रिडाइजेशन तीनों में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, CH4 में कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, और 4 के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितनी, 4। कोई लॉन पेयर बचा नहीं, लॉन पेयर है इसमें 0। अमोनिया में 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, 2 एक लॉन पेयर की फॉर्म में रह जाएंगे, यानी 3 तो है बॉन्ड पेयर और एक यहाँ पर क्या है, लॉन पेयर। ओके, तीसरा है H2O। H2O के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, वो 2 लॉन पेयर की फॉर्म में रह जाएंगे, यानी यहाँ पर क्या है, 2 तो है बॉन्ड पेयर और 2 ही क्या है, लॉन पेयर, जबकि हाइब्रिडाइजेशन सब में क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो एक इसमें आता है कि पहले इनका बॉन्ड एंगल लिख लेते हैं अपन। मीथेन का होता है 109 डिग्री 28 मिनट, अमोनिया में हो जाएगा 107 डिग्री 48 मिनट और H2 में हो जाएगा 104 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है कि जब मॉलिक्यूल के पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ क्या प्रेजेंट हो, लॉन पेयर प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर देखो हाइब्रिडाइजेशन सेम होते हुए भी बॉन्ड एंगल सब में क्या है, अलग अलग है। ऐसा क्यों है, ऐसा है लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और इसका एक ऑर्डर होता है। देखो लॉन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, इनसे कम होता है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। ध्यान रखना, VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी मॉलिक्यूल में लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट हो तो लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम होता है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। इसी वजह से देखो यहाँ पर अपन CH4 से जब H2 की ओर आते हैं तो बॉन्ड पेयर के नंबर घट रही है, लॉन पेयर बढ़ रही है, और इसी वजह से इनका जो बॉन्ड एंगल है वो भी क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, ये हुई दूसरे पॉइंट की बात। अब इसमें देखो थर्ड पॉइंट आता है, सेंट्रल, किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम और पेरिफेरी एटम, जैसे ये अपने लिया है ABX टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, इसमें A तो है सेंट्रल एटम और B क्या है, पेरिफेरल एटम।
तो किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर बॉन्ड एंगल बढ़ता जाता है, जबकि पेरिफेरल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर बॉन्ड एंगल है वो घटता जाता है। एक बार फिर से सुन लो कि किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, और अगर पेरिफेरल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसका बॉन्ड एंगल है वो कम होगा। जैसे अपन यहाँ एग्जांपल लेते हैं, एक तो है ये H2O और दूसरा ले ले H2S। यहाँ पर H2O का बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री 45 मिनट और H2S का होता है 92.2 डिग्री, ये होता है। तो इनमें से बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है? H2O का ज्यादा है। क्यों? देखो, एक तो है H2, एक है H2S। यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा है? इसमें ऑक्सीजन है और इसमें सल्फर है। तो ऑक्सीजन और सल्फर में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो अभी अपन ने क्या कहा था, जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। देखो क्यों होगा? जैसे ये है H2 और ये है H2S। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी ओर खींचेगा, यानी ये इन दोनों बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। ज्यादा रिपल्सन होने से बॉन्ड एंगल का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ऑक्सीजन से क्या होगी? कम होगी, इसलिए बॉन्ड पेयर्स को अपनी ओर कम खींच पाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन है वो कम होगा। इसलिए H2O में बॉन्ड एंगल H2S की बजाय क्या होता है? ज्यादा होता है। बात समझ में आई क्या कि VSEPR थ्योरी क्या कहती है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से वो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? रिपल्सन होगा और बॉन्ड एंगल का मान है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसी का अपन सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ये तो बात हुई सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या होता है। दूसरा आता है कि पेरिफेरल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या फर्क पड़ेगा। जैसे अपन एग्जांपल में यहाँ पर ये फॉस्फोरस के हैलाइड्स ले ले, Pi3, PbR3, PCl3 और PF3। यहां पर देखो सेंट्रल एटम सब में क्या है? फॉस्फोरस है। चेंज क्या हो रहा है? पेरिफेरल एटम। हैलोजेंस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोराइड्स की होती है। तो इससे उल्टा हो जाएगा, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। अगर पेरिफेरल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो बॉन्ड एंगल का मान क्या होगा? सबसे कम होगा। तो इधर से इधर जब अपन जा रहे हैं तो पेरिफेरल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इसलिए बॉन्ड एंगल का मान क्या होगा? घटेगा। क्यों घटेगा? इससे जस्ट उल्टा हो जाएगा। पेरिफेरल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे, जिससे उनमें रिपल्सन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें का बॉन्ड एंगल होता है Pi3 का 102, PbR3 का होता है 101, PCl3 का होता है 100.1 डिग्री के समथिंग होता है और इसका होता है 97. बात समझ में आई कि इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? अपन इधर से इधर जा रहे हैं तो पेरिफेरल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ रही है। पेरिफेरल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को ये पेरिफेरल एटम अपनी ओर खींचेंगे, जिससे बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। बॉन्ड एंगल का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे वाला पॉइंट अपन लेते हैं, फोर्थ पॉइंट। कि किसी मॉलिक्यूल में एक तो होते हैं कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, एक होते हैं इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। कि पूर्ण भरे हुए कक्षकों में जो बॉन्ड पेयर होते हैं उनके बीच में रिपल्सन, अपूर्ण भरे हुए कक्षकों
के रिपल्सन की बजाय क्या होता है, ज्यादा होता है। कि एक तो इलेक्ट्रॉन्स से कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन से इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो पूर्ण भरे हुए कक्षकों में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन फोर्स है वो अपूर्ण भरे हुए कक्षकों की बजाय क्या लगता है, ज्यादा लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पर एक तो H2 लिया है और दूसरा अपन ने लिया है H2S, ठीक है। H2 में देखो यहाँ पर सबसे पहले H2 की बात करते हैं। H2 में देखो सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की मैक्सिमम जो भराव क्षमता होती है वो कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। और H2 के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है वो 8 इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ होता है। H2 की शेप में अपन ये पढ़ते हैं, 2 इसमें क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं, और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो 2 2 4 हो गए, और 2 इस बॉन्ड के, 2 इस बॉन्ड के, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो H2 में ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, उसकी अधिकतम भराव क्षमता कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। और इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स द्वारा घिरा हुआ होता है। इसमें 2 तो क्या है, लॉन पेयर, और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर। जबकि अपन बात करें यहाँ पर इस H2S की, H2S में सेंट्रल एटम कौन सा है, सल्फर है। सल्फर में देखो क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3 4, और इसके बाद में क्या आ जाता है, 3d। तो देखो सल्फर में इन d ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी के कारण इसकी जो अधिकतम भराव क्षमता कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है, 18 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। जबकि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इसी वजह से ये तो है, इसमें तो जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फील्ड है, जबकि यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फील्ड नहीं है। तो अभी अपन ने पॉइंट में क्या कहा था कि कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स में जो बॉन्ड पेयर होते हैं, उनकी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें रिपल्सन है वो इनकम्प्लीटली फील्ड की बजाय क्या लगता है, ज्यादा लगता है। इसलिए इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा क्योंकि इसमें कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, जबकि इसमें नहीं है। रिपल्सन ज्यादा होने से H2O का बॉन्डिंग है ना वो H2S से क्या होगा, ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो आगे वाला पॉइंट होता है कि जो कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें जो लॉन पेयर्स होते हैं, लॉन पेयर्स की ऑर्बिटल्स में एक से ज्यादा पोजीशंस होती हैं कि किसी मॉलिक्यूल में जो लॉन पेयर है, लॉन पेयर ऑर्बिटल्स हैं, उनकी पोजीशन क्या हो, वो किस स्थिति में हो। तो यहाँ ध्यान रखना कि लॉन पेयर को अपन ऐसी पोजीशन में रखते हैं जहां पर उनके बीच में रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो, ओके। इसके अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि लॉन पेयर की पोजीशन, जैसे कोई मॉलिक्यूल की शेप ऐसी हो जिसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों टाइप के बॉन्ड हो, तो उस कंडीशन में लॉन पेयर को अपन कहाँ रखेंगे। तो ये ध्यान रखना मेन कि लॉन पेयर को अपन ऐसी पोजीशन में रखेंगे जिससे रिपल्सन क्या हो, कम से कम हो। रिपल्सन कम से कम होगा तो एनर्जी भी कम से कम होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी, ओके।